जोहरान ममदानी की विक्ट्री स्पीच उतनी ही ऐतिहासिक बताई जा रही है जितना उनका न्यूयॉर्क सिटी का मेयर चुने जाना। एक मुसलमान, एक इंडियन ओरिजिन इमिग्रेंट, एक आउटसाइडर टू द पॉलिटिकल सिस्टम, जिसने अमेरिका की ओल्ड एस्टैब्लिश्ड पॉलिटिकल ऑर्डर को हिलाकर रख दिया है। Standing before you, I think of the words of Jawaharlal Nehru. A moment comes but rarely in history when we step out from the old to the new. When an age ends and when the soul of a nation long suppressed finds utterance. Tonight we have stepped out from the old into the new. जवाहरलाल नेहरू को याद करना, अपनी इमिग्रेंट होने पर गर्व करना, अपनी मुस्लिम आइडेंटिटी से परहेज ना करना। ममदानी की विक्ट्री स्पीच से अमेरिका और इंडिया दोनों की ही राइट विंग दोनों में ही अभी मातम छा चुका है। क्योंकि देखो, टेक्निकली बात देखो तो न्यूयॉर्क सिटी के मेयर की बात हो रही है, कोई राष्ट्रपति तो नहीं बन गया ममदानी। लेकिन डेमोक्रेट्स की ये जीत डोनाल्ड ट्रंप और रिपब्लिकन पार्टी की नींदें उड़ा रहा है, क्योंकि ममदानी अमेरिका में एक नई किस्म की पॉलिटिक्स लाने की कोशिश कर रहा है। और तमाम बिलियनेयर्स और मीडिया और नेतागण ममदानी के इस बदलाव वाली राजनीति को रोक नहीं पा रहे हैं, पब्लिक इंटरेस्ट की पॉलिटिक्स को रोक नहीं पा रहे हैं, उसका तोड़ नहीं है उनके पास। यह चमत्कार से कम नहीं है, क्योंकि न्यूयॉर्क एक एसेंशियल सिटी है। अमेरिका का फ्यूचर उधर से ही तय होता है। ग्लोबल फाइनेंस, कैपिटल, कॉस्मोपॉलिटन कल्चर का गढ़ है न्यूयॉर्क। करीबन 90 लाख लोग, $2.6 ट्रिलियन जीडीपी वाले इस शहर में वॉल स्ट्रीट भी है, यूएन हेडक्वार्टर्स भी है, कहने वाले तो इसे कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड भी कहते हैं। यहां किए गए फैसलों की गूंज ना सिर्फ अमेरिका बाकी पूरी दुनिया में महसूस होती है। लेकिन इस शहर में भतेरे प्रॉब्लम्स भी हैं। एक तरफ जहां दुनिया के सबसे ज्यादा 123 बिलियनर जिसे अपना घर कहते हैं, वही इस शहर में आम लोगों का जीना मुश्किल हो रहा है। एक छोटा सा घर रेंट पर वो अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं। सिटी बजट से लेकर बेसिक सैनिटेशन, पब्लिक सेफ्टी, सिटी सर्विस, करप्शन, हर जगह हर पायदान पर आपको मिलेगा कि शहर स्ट्रगल कर रहा है। इसी चीज को ममदानी ने भांपा और अपना इलेक्शन एजेंडा बना दिया। I am young, despite my best efforts to grow older. I am Muslim. I am a democratic socialist. And most damning of all, I refuse to apologize for any of this. 34 साल का एक एस्पायरिंग पॉलिटिशियन, जिसे 1 साल पहले कोई जानता तक नहीं था, उसे अब न्यूयॉर्क सिटी ने, इतने विशाल शहर ने, अपना मेयर चुन लिया है। इसी के साथ यह पहली बार होगा कि एक इंडियन अमेरिकन डिसेंट का कोई शख्स इस शहर की कमान संभालेगा। साथ ही यह पहला इंस्टेंस होगा जब न्यूयॉर्क सिटी में किसी मुस्लिम को अपना मेयर इलेक्ट किया है। और 100 सालों में सबसे जवान मेयर होगा ममदानी, एक मेयर जो डोनाल्ड ट्रंप की धमकियों से भी नहीं डरता है। Anyone can show a nation betrayed by Donald Trump how to defeat him. It is the city that gave rise to him. And if there is any way to terrify a despot, it is by dismantling the very conditions that allowed him to accumulate power. This is not only how we stop Trump, it's how we stop the next one. 10 लाख से भी ज्यादा लोगों ने सीजन्ड पॉलिटिशियंस को छोड़कर इस इलेक्शन में ममदानी को वोट दिया है। उस समय जब ट्रंप और मैगा अमेरिका पर राज कर रहे हैं, उनका दबदबा वहां चल रहा है। डेमोक्रेटिक पार्टी तो वैसे में ही तहस नहस है, इस्लामोफोबिया और एंटी इमिग्रेंट सेंटिमेंट अपने चरम पर है। फिर भी उस समय न्यूयॉर्क ने युगांडा में जन्मे ममदानी को अपना नेता चुना है। शायद इसलिए क्योंकि ममदानी न्यूयॉर्क को अच्छी तरीके से समझते हैं। शहर के लोगों का जो एजेंडा है, उनकी जो दर्द है, उनकी जो आवाज है, वो बार बार ममदानी उठा रहे हैं। We are going to freeze the rent for more than 2 million rent-stabilized tenants and use every resource at our disposal to build housing for everyone who needs it. And we are going to create universal child care at no cost to parents. ममदानी ने आम लोगों के बढ़ते कॉस्ट ऑफ लिविंग और सिटी एडमिनिस्ट्रेशन में बढ़ते हुए स्कैंडल्स को, करप्शन को एक्सपोज किया है और कुछ ही महीनों में वो जनता के चहीते बन गए। उसी समय अमेरिका के सबसे ताकतवर नेता, अभिनेता, पूंजीपति, मीडिया सब ममदानी को हराने में लग गए थे। उनका एलिगेशन यह था कि ममदानी की पॉलिटिक्स कम्युनिस्ट है, वो एक जिहादी है, वो एंटी ज्यू इंसान है, जिससे इलेक्शन तो खैर जीतना दूर, उसे अमेरिका से ही दूर कर देना चाहिए क्योंकि वो इलीगल है। लेकिन इतने बड़े ऑपोजिशन के बावजूद ममदानी मेयरल इलेक्शन जीत जाते हैं। देशभक्त के आज के एपिसोड में समझने की कोशिश करेंगे कौन है जोहरान ममदानी, क्या है उसका पॉलिटिकल एजेंडा, क्या सच में अमेरिका को कम्युनिस्ट देश बनाना चाहते हैं या वो सच में लोगों की जिंदगी बेहतर करना चाहते हैं। ऐसा क्या किया उसने अपने मेयरल कैंपेन में जिसके आगे अमेरिकन बिलियनेयर्स, बड़े बड़े मीडिया कंपनीज, उन्होंने भी अपने हाथ खड़े कर दिए। और क्यों आज न्यूयॉर्क ही नहीं पूरी दुनिया भर में लोग ममदानी की जीत को खुशी की निगाहों से देख रहे हैं, उनके दिल में भी एक आशा की किरण जग रही है।
हे गाइस, दिस इज सजाद नाइक। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज बात करेंगे हम जोहरान ममदानी के बारे में। जोहरान ममदानी कौन है और सोशल मीडिया से रैप आर्टिस्ट और रैप आर्टिस्ट से अब पॉलिटिशियन और उनका इंडिया से क्या रिलेशन है। यूएस अमेरिका के इतने बड़े बड़े पॉलिटिशियन को टक्कर देने की हिम्मत कैसे थी और जीत भी गए, कैसे जीते, ये सब हम इस वीडियो में देखें। ये वीडियो है देशभक्त चैनल की जिसपे हम रिएक्ट करेंगे। महमूद ममदानी के बेटे जोहरान ममदानी का वैसे तो अमेरिकन पॉलिटिक्स से दूर दूर तक कोई नाता नहीं था, लेकिन जब एक एस्पायरिंग लॉयर के नाते वो न्यूयॉर्क में आम लोगों के साथ काम करना उन्होंने शुरू किया, तब उनकी जिंदगी में एक बदलाव आता है। एज अ लॉयर उन्होंने कई टेनेंट्स को फोर्स्ड एविक्शन से बचाने में मदद की। फ्रीलांस म्यूजिक आर्टिस्ट और रैपर होने के साथ साथ अब ममदानी ने पब्लिक सर्विस को अपना एक पैशन बना लिया। जल्द ही उन्होंने न्यूयॉर्क स्टेट असेंबली में अपनी जगह बनाई। 2020 से लेकर अभी तक जोहरान 3 बार असेंबली में चुने जा चुके थे। फाइनली 2024 में आज से 1 साल पहले उन्होंने न्यूयॉर्क के मेयरल इलेक्शन लड़ने का फैसला किया डेमोक्रेटिक पार्टी के टिकट पर। So my name is Zohran Mamdani. I'm going to be running for mayor next year. Wow. Yes, yes sir. Wow. And I'm going to be running on that platform. I'm Thank gonna you. vote for you. उस वक्त उन्हें इस कॉन्टेस्ट में एज अ प्रोटेस्ट कैंडिडेट के रूप में देखा जा रहा था। 1% विक्ट्री के चांसेस थे शुरुआत में ममदानी के, क्योंकि उन्हें एज एन इंसर्जेंट जो एग्जिस्टिंग सिस्टम से लड़ने की बात करता था, अंदर से चुनौती देने की बात करता था। यह सिस्टम सालों से बाय द वे शहर के बिलियनियर चला रहे थे। अपने बेशुमार पैसे और पावर का उपयोग करके सिटी एडमिनिस्ट्रेशन को ये बिलियनियर्स इन्फ्लुएंस करते थे, इलेक्टोरल रिजल्ट्स को ये बिलियनियर्स ही चलाते थे। लेकिन जोहरान ने बोला बस अब और नहीं, लोगों की सरकार है, लोगों के हिसाब से चलेगी, ना कि बिलियनियर्स के हिसाब से। उन्होंने अपने कैंपेन में काफी पहले ही अमेरिका पर ये जो बड़े बड़े बिलियनियर्स हैं उन पर टैक्स बढ़ाने की बात करना शुरू कर दिया। फिर क्या था, लग गया टैग एंटी बिजनेस होने का और एक कम्युनिस्ट होने का। लेकिन कम्युनिस्ट ममदानी के एजेंडे पर क्या था? सरकार बदल देने का, अमेरिकन संविधान बदल देने का, डेमोक्रेसी खत्म कर देने का? ना, उनका जो कॉन्सेप्ट है, एजेंडा है, काफी सिंपल है, रेंट कंट्रोल का, ताकि लैंडलॉर्ड फिरौती पर ना उतर आए। पूरे शहर में फास्ट और चीप बसेस लॉन्च करने का, गवर्नमेंट रन ग्रोसरी स्टोर, माने जैसा कि हमारे राशन की दुकान होती है वो लगाने का, जिससे लोगों को सस्ता राशन मिल पाए, और शहर के पुलिस डिपार्टमेंट को रिफॉर्म करने का। यह सब है जोहरान ममदानी का खतरनाक प्लान, जिससे अमेरिका को खतरे में है आने वाली फीलिंग हो गई थी। दरअसल बात सिंपल है, ममदानी अपने आप को एक डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट कहते हैं। उनका फोकस प्राइवेट प्रॉपर्टी अबॉलिश करने का नहीं है, बिजनेसेस को नेशनलाइज कर देने का नहीं है, जो कि कम्युनिस्ट एजेंडा होता है, बल्कि वो सिर्फ चाहते हैं कि जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं उनकी वजह से जो सरकारी रिसोर्सेज है वो आम लोगों से छीन ना जाए, लोगों को अपना हक मिले, उन पर सरकार अपना फोकस रखे, उनके स्ट्रगल्स को समझे। जैसे रेंट हो, हाउसिंग हो, फूड हो, पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो, यह सरकार की ड्यूटी बनती है आम नागरिकों पर फोकस करना। वो अमीरों पर ज्यादा टैक्स लगाने की बात कर रहे थे इन एरियाज में लोगों के लिए क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर करने के लिए। ये वही सोशलिज्म है बाय द वे जो मोदी आज इंडिया में भी चलाते हैं। हमने इस एपिसोड में आपको डिटेल में दिखाया था कि अपने स्कीम्स और रेवड़ी के चलते आज भारत के इतिहास में शायद सबसे बड़ा सोशलिस्ट लीडर नरेंद्र मोदी रहे हैं। तो इंडिया हो या अमेरिका हो, आम लोगों के स्ट्रगल्स पर अगर आप एक सिंगल माइंडेड फोकस रखोगे तो पॉलिटिक्स में बहुत आगे जा सकते हो। यह दिखा दिया है ममदानी ने। सोचो, एक यंग डेमोक्रेट सोशलिस्ट लीडर है, उसने गवर्नर एंड्रू कोमो जैसे रजे हुए नेता को हरा दिया न्यूयॉर्क जैसे शहर में। हालांकि कोमो भी एक डेमोक्रेट रहे हैं, लेकिन फिर भी उन्हें न्यूयॉर्क के बिलियनियर्स के काफी करीब माना जाता था। सालों से कोमो और न्यूयॉर्क की पॉलिटिक्स इन्हीं बिलियनियर्स के रहमो करम पर चल रही थी। लेकिन अब ममदानी ने कोमो के साथ साथ न्यूयॉर्क की पूरी पावर स्ट्रक्चर को भी हिला दिया। उसने बोला कि मैं डेमोक्रेट्स के पैसे पर नहीं नाचूंगा। इलॉन मस्क से लेकर डोनाल्ड ट्रंप इस बात से इतना खफा हुए कि एक पॉलिटिशियन अपने पैसे पर राइज कर रहा है, अपने पॉपुलैरिटी पर राइज कर रहा है, तो उन्होंने, अमेरिका के तमाम बिलियनियर्स ने, पॉलिटिशियंस ने भाई इस लड़के को रोकने की कोशिश शुरू कर दी। जोहरान ये नैरेटिव वॉर फिर भी जीत जाते हैं, इतने ताकतवर लोगों से लोहा लेने के बाद भी।
तो सवाल उठता है, ऐसा क्या कर दिया कि इसने बिलियनर्स को भी हरा दिया? एक जवान, कैरिज्मेटिक और सोशल मीडिया फ्रेंडली कैंडिडेट होने की वजह से ममदानी टिकटॉक और इंस्टाग्राम जैसे प्लेटफॉर्म्स पर काफी पॉपुलर बन गए, लेकिन इतना भी पॉपुलर नहीं कि वो इलेक्शंस अपने आप जीत लें। अपने मेयरल रेस की कैंडिडेसी अनाउंस करने के बाद उन्होंने अपने सोशल मीडिया कंटेंट को और इनरिच किया। इस पर हमने पूरा डिटेल्ड एपिसोड भी बना के रखा है कि कैसे एक ब्लूप्रिंट बनाया है सोशल मीडिया कैंपेनिंग पर। उनके कैंपेन का पहला वायरल मोमेंट आया ट्रंप के इलेक्शन विक्ट्री के साथ, जहां वो सड़कों पर घूम घूम कर इमिग्रेंट्स, ब्लैक वोटर, विमेन वोटर्स को पूछ रहे थे कि आखिर उन्होंने ट्रंप के लिए वोट क्यों किया। यहीं से वो डोनर्स के नजर में भी आना शुरू हो जाते हैं। उनका कैंपेन धीरे धीरे आगे बढ़ने लगता है। लोगों से बात करना ममदानी की सोशल मीडिया रीच बढ़ाता है, इसीलिए आने वाले महीनों में उन्होंने शहर के अलग अलग कोनों में अलग अलग टेबल पर जाकर लोगों से बातचीत करना शुरू किया। इनमें से बेस्ट इंटरैक्शंस को वो सोशल मीडिया पर अपलोड कर देते थे और वहां से वो पॉपुलैरिटी बटोरने लगे। न्यूयॉर्क में 800 से भी ज्यादा लैंग्वेजेस बोले जाते हैं। उनमें से मैक्सिमम लोगों तक पहुंचने के लिए ममदानी ने इंग्लिश, स्पेनिश के अलावा हिंदी, अरबिक जैसे लैंग्वेजेस का भी इस्तेमाल किया, एक कनेक्ट बनाने के लिए विथ द वोटर्स। ममदानी के कैंपेन के लिए सबसे बड़ा ब्रेक आता है डेमोक्रेटिक प्राइमरीज में, जहां उन्होंने अपनी ही पार्टी के 6 और लोगों से लोहा लिया, उनके अगेंस्ट कंटेस्ट किया अपनी जगह बनाने के लिए। इन प्राइमरी मेयरल डिबेट्स में ही ममदानी को पहली बार अपने सोशल मीडिया फॉलोअर्स से आगे जाकर पूरे इलेक्ट्रेट के साथ बात करने का मौका मिला। इस साल जून के शुरुआत में इन डिबेट्स में लोगों ने पहली बार ममदानी को बाकी कैंडिडेट्स के साथ कंपेयर किया, तोला, उनके रेडिकल पॉलिसीज को रिलेट किया और उनके कैंपेन को क्लोजली फॉलो करना शुरू किया कि यह बंदा करना क्या चाहता है। इसी कैंपेन के कुछ वायरल मोमेंट से ममदानी का नाम न्यूयॉर्क के घर घर तक पहुंच जाता है। इतना ही नहीं, इन डिबेट्स में इजराइल और पैलेस्टाइन के कुछ आंसर्स तो पूरी दुनिया में वायरल हो जाते हैं, स्पेशली वो पार्ट जहां एक लाइन से बाकी सारे कैंडिडेट्स इलेक्शन जीतने के बाद इजराइल जाने के नारे लगाने शुरू कर देते हैं, होली वॉल को किस करने की बातें करते हैं, आखिर जूइश बिलियनर्स का पैसा जो चाहिए। वही सुनिए, एक अकलौते कैंडिडेट वो थे जिनका आंसर अलग था। Significant. Where would you go first? I would visit the Holy Land. I would go to Israel. Yeah, I'd make my 4th trip to Israel. I would stay in New York City. My plans are to address New Yorkers across the 5 boroughs and focus on that. ऐसे जवाब एक्चुअली किसी की कैंपेन को तबाह कर सकते थे, लेकिन ममदानी की ऑनेस्टी लोगों को पसंद आई। ममदानी की जो फोकस है न्यूयॉर्क पर लोगों को पसंद आई और 20 दिनों के अंदर अंदर ममदानी को डेमोक्रेटिक पार्टी का ऑफिशियल कैंडिडेट घोषित कर दिया गया। कोमो जैसे सीजनल पॉलिटिशियंस के बजाय ममदानी को लोगों ने चुना इन प्राइमरीज में। न्यूयॉर्क में आमतौर पर डेमोक्रेटिक प्राइमरी विनर्स को ही तुरंत मेयर इलेक्ट का नाम दे दिया जाता है, क्योंकि इस शहर में 2/3 रजिस्टर्ड डेमोक्रेटिक वोटर्स ही होते हैं और किसी रिपब्लिकन का मेयरल इलेक्शन जीतना वो चांस काफी कम होता है। लेकिन ममदानी के प्राइमरीज जीतने के कुछ ही घंटों के अंदर यह बात साफ हो जाती है कि इस बार न्यूयॉर्क के पावर ब्रोकर्स जो है इस डेमोक्रेटिक कैंडिडेट को एक हॉस्टाइल टेक ओवर के रूप में देख रहे हैं, उसे एज ए खतरा देख रहे हैं, जिसे रोकने के लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार हो गए। प्राइमरीज हारने के बाद एंड्रयू कोमो की टीम उन यूनियंस और डेमोक्रेटिक ऑफिशियल्स को कॉल करना शुरू कर देते हैं, ममदानी के लिए सपोर्ट रोकने की अपील करना शुरू कर देते हैं। आप समझिए, एक पार्टी का बंदा अपनी ही पार्टी को चाहता है उसका पार्टी का कैंडिडेट हार जाए, इतनी गंदी ओछी राजनीति चल रही थी। रियल एस्टेट के कुछ पुराने दोस्त तो प्रेसिडेंट ट्रंप तक पहुंच गए कि भैया इस इलेक्शन में सीधा व्हाइट हाउस का इंटरवेंशन किया जाए, किसी दांव पेच से ममदानी को डिस्क्वालीफाई कर दिया जाए। फाइनली अपने पावर और पोजीशन को बचाने के लिए इन सब ने आकर मिलकर एंड्रयू कोमो को न्यूयॉर्क मेयरल रेस में एज एन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट खड़ा कर दिया। ममदानी कोमो को एक बार पहले ही प्राइमरी में हरा चुका था, लेकिन फिर भी डेस्परेट बिलियनर्स ममदानी से बचने के लिए एक और फ्रॉड कैंडिडेट खड़ा कर देते हैं, बेशुमार पैसा भरना शुरू कर देते हैं कि भैया कहीं ना कहीं यह बंदा रुक जाए। लेकिन ये ओछी हरकतें सोशल मीडिया पर होती हैं, जहां इसी समय सोशल मीडिया पर ममदानी के खिलाफ एक कैंपेन लॉन्च कर दी जाती है, निहायत ही घटिया लो लेवल गटर लेवल कैंपेन। अब उसके पॉलिसीज तो वैसे सोशल वेलफेयर वाले थे। भाई यूनिवर्सल चाइल्ड केयर फ्री करने की बात आखिर कोई सिविलाइज सोसाइटी उससे डिसएग्री तो नहीं कर सकता है। क्यों कोई नहीं चाहेगा कि शहर के सभी बच्चों को फ्री और क्वालिटी ट्रीटमेंट मिले? जाहिर सी बात है कि उनके अपोनेंट्स उनकी पॉलिसीज पर उन्हें ज्यादा काउंटर नहीं कर पा रहे थे।
तो बस आ गया वही पुराना आइडेंटिटी प्लेबुक, अस वर्सेस देम, डर की राजनीति, ओछी गंदी राजनीति शुरू कर दी जाए। और इस गंदी राजनीति के लिस्ट में सबसे ऊपर डोनाल्ड ट्रंप का नाम आता है, जिन्होंने महीनों पहले ही जोहरान को अ टेरिबल लुकिंग कम्युनिस्ट बता दिया था। अब इतने अच्छे सुनहरे बाल तो डोनाल्ड के पास ही है ना, सबके पास थोड़ी ना हो सकते हैं। फिर इलॉन मस्क ने और बाकी बिलियनर्स में हर चीज ममदानी के हर स्टेटमेंट के पीछे पड़ जाते हैं। मस्क ने अपनी जो ट्विटर की माइट है, सोशल मीडिया माइट है, वो भी ममदानी के अगेंस्ट लगा दिया। कुछ रिपब्लिकन्स ने तो उन्हें इमिग्रेंट बताकर उन्हें डिपोर्ट करने की बात भी कर दी। कोई उन्हें कम्युनिस्ट बुला रहा था, कोई उन्हें इस्लामिक जिहादिस्ट बता रहा था, कोई कह रहा था कि उनके आने से, ममदानी के इलेक्ट होने से 9/11 फिर से हो जाएगा, जैसे कि ममदानी ने ही करवाया था 9/11। और वो उनको जो एंटी जेनोसाइड स्पीच थे, जो प्रो पैलेस्टाइन स्पीच थे और जेनोसाइड के खिलाफ जो स्पीच थे, उन्हें फिर से वायरल करते हुए कहा कि ये देखो, ये जू हेटर है, ये एंटी सेमाइट है, इसे रोकने की जरूरत है। ममदानी जानते थे कि यह ऑनलाइन हेट कैंपेन उन्हें ज्यादा हर्ट नहीं कर सकता है, इसीलिए एक्चुअली उनकी पॉपुलैरिटी और जो टॉप ऑफ द माइंड रिकॉल है, इसकी वजह से बढ़ी थी। दरअसल सोशल मीडिया में एक ओपन सीक्रेट होता है कि कोई भी इंगेजमेंट हो, चाहे वो गाली भी हो, वो इंगेजमेंट ही काउंट होता है। एल्गोरिथम से आपकी बात और आगे जाती है, बस चमड़ी थोड़ी मोटी होनी चाहिए। और जोहरान उन प्रोग्रेसिव लिबरल्स में से नहीं है जो हर बात पर रोना धोना शुरू कर दे। लेकिन दूसरी तरफ जोहरान ये भी जानते थे कि बिजनेस एलिट के बिना न्यूयॉर्क जैसे शहर में कोई मेयर जीत भी जाए, वो सरवाइव नहीं कर पाएगा। तो प्राइमरीज में ओपनली एंटी बिलियनर होकर आम लोगों का सपोर्ट तो बटोर लिया, लेकिन यह टैक्टिक जनरल इलेक्शन या उसके बाद चल नहीं पाएगा। इसीलिए ममदानी ने कुछ बिलियनर्स को समझा बुझाकर अपनी टीम पर भी शामिल कर लिया। तो यह दिखाता है कि वो प्रैक्टिकल भी है, माने आउट एंड आउट कम्युनिस्ट भी नहीं है। बीते कुछ महीनों में उन्होंने पर्सनली ब्लैक रॉक के लैरी फिंक और ब्लैकस्टोन के हैमिल्टन जेम्स जैसे सीईओज को पर्सनली कॉल किया। सालों से न्यूयॉर्क में पले बड़े होने का बेनिफिट तो यह है कि ममदानी जानते थे कि यह सुपर रिच लोगों से बातचीत कैसे की जाए। इसीलिए एक तरफ जहां उन्होंने बिजनेस लीडर्स को साफ कर दिया कि वो अपने कोर डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट आइडियाज से नहीं हटेंगे, लेकिन वो नए आइडिया सुनने से भी तैयार हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसीलिए उन्होंने कहा कि फ्री चाइल्ड केयर, फ्री बसेस तो वो लोगों को देंगे, लेकिन टैक्स बढ़ाने के बजाय वो ऑल्टरनेटिव फंडिंग एक्सप्लोर करने के लिए तैयार हो गए। फिर रियल एस्टेट लॉबी को मनाने के लिए उन्होंने डेवलपर्स के एक नए रेगुलेटरी चेंज का आइडिया दिया, जिससे एक्चुअली शहर में बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन तेज हो सकती है। ये क्लेवर मैन्यूवरिंग से बिजनेस कम्युनिटी के कुछ कंसर्न्स तो एड्रेस कर लिए गए। कुछ लोग ममदानी के हेटर्स से अब सपोर्टर्स बनने लगे, लेकिन एक बड़ा तबका तब भी था जो उनके अगेंस्ट ही खड़ा था, राइट टिल द लास्ट मोमेंट। ममदानी ने एक इंस्पायर्ड सोशल मीडिया कैंपेन चलाया है, डेफ्ट मैन्यूवरिंग किया है, ट्रंप के वार से भी बचने की कोशिश की है। अब जो भी हो, 1 जनवरी से ममदानी न्यूयॉर्क सिटी के 100 साल के हिस्ट्री में यंगेस्ट मेयर के तौर पर पद संभालेंगे। अब राइट विंग एंकर्स, एक्सपर्ट्स, नेतागण सबके बीच में फिलहाल पिछले 12 घंटे में अमेरिका में मातम चल रहा है। Congratulations to Zohran Mamdani. Well, you can't imagine how disappointed I am. This is a horrible blow. I honestly feel bad. I have friends of mine in New York. My phone is blowing up. They are officially depressed and scared. And this was also a hostile takeover by the Democratic Socialists of America. लेकिन याद रखिए, आज लोग जो रो रहे हैं वो कल ममदानी को अटैक करने के लिए तैयारी भी कर रहे हैं, और ममदानी का काम आसान नहीं होने वाला है। अपने कैंपेन में उन्होंने आम लोगों की उम्मीदें काफी ऊपर करके रखी हैं। वहीं दूसरी तरफ उस कैंपेन से उन्होंने ना सिर्फ बिलियनर्स और कुछ ऑर्थोडॉक्स जूइश कम्युनिटीज में खौफ का माहौल भी बनाया है, तो वहां से कोऑपरेशन भी नहीं मिलेगी। उसके ऊपर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप और रिपब्लिकन एडमिनिस्ट्रेशन भी उसके पीछे हाथ धोकर पड़े हैं। धमकी दी जा रही है कि न्यूयॉर्क का फेडरल फंडिंग ही रोक देंगे, चाहे वो रोक भी नहीं पाए, लेकिन ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन से कोई सहारा ना मिलने वाला है हमारे ममदानी को। और सोचिए कितनी घृणा हो सकती है। कट्टर रिपब्लिकन ट्रंप ने डेमोक्रेट ममदानी को हराने के लिए एक और डेमोक्रेट एंड्रयू कोमो को इंडोर्स किया इलेक्शन से एकदम पहले। कोमो खुद सालों से ट्रंप के अगेंस्ट लड़ते आए हैं, और आज ट्रंप उन्हें ही सपोर्ट कर रहा था, सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि ममदानी किसी न किसी तरीके से बस रुक जाए, हार जाए, क्योंकि ट्रंप जानते हैं कि ममदानी के साथ न्यूयॉर्क को वो हार जाएंगे, क्योंकि उनकी पोल खुलने लगेगी। मैगा का जुमला, ट्रंप के बिलियनर्स को फेवर करना,
आम लोगों के सोशल सिक्योरिटी और सोशल वेलफेयर को कट कर देना, उनका इमिग्रेंट्स और इमिग्रेशन के खिलाफ जो सख्त विचारधारा है, इन सब चीजों को रिजेक्ट किया है न्यूयॉर्क ने। और शायद कल को अमेरिका भी न्यूयॉर्क को फॉलो करे, जैसा कि इतिहास में होता आया है। अब ट्रंप वो हर चीज करेगा जिससे ममदानी को रोका जा सके, उसके सोशलिस्ट आइडियाज, उसके वेलफेयर आइडियाज को इंप्लीमेंट ना होने देने के लिए सारी प्लानिंग अभी चल रही होगी। लेकिन ममदानी की प्रॉब्लम्स ट्रंप पर खत्म नहीं होती। अभी उनकी खुद की डेमोक्रेटिक पार्टी भी उनके पीछे एक मत पर नहीं खड़ी है। अभी भी कुछ डेमोक्रेटिक सर्कल्स उन्हें शक की निगाहों से देखते हैं। उन्हें डर है कि ममदानी के सोशलिस्ट आइडियाज कहीं पूरे डेमोक्रेटिक पार्टी को लॉन्ग टर्म पर अमेरिका में डैमेज ना कर दे, क्योंकि अमेरिका कैपिटलिज्म को सेलिब्रेट करता है, उसकी इलेक्ट्रेट कैपिटलिस्टिक है। और आगे भी जो हो, एक बात तो साफ है, दुनिया के सबसे कैपिटलिस्ट शहर का मेयर अब एक सोशलिस्ट बनने वाला है। इजराइल से बाहर दुनिया का सबसे बड़ा जूइश पॉपुलेशन वाले शहर को अब एक प्रो पैलेस्टीनियन एक्टिविस्ट लीड करने वाला है, जो दम रखता है एक जेनोसाइड को जेनोसाइड बोलना। अब यह सब कुछ जोरान ममदानी की पर्सनल करिश्मा, कैंपेन और क्रेडिबिलिटी की वजह से हुआ है। न्यूयॉर्क जैसे शहर में एक स्वीपिंग विक्ट्री के बाद ममदानी और उसके स्टाइल ऑफ प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स डेमोक्रेट्स के लिए एक कोर्स करेक्शन हो सकता है, एक नया रास्ता हो सकता है, अगर वो मान ले कि ये कोई स्टैंड ना लेने वाला, तुम भी सही बोलने वाला है, अपने कार्यकर्ताओं को सपोर्ट ना करने वाला, इजराइल की चाटना, ये सारी चीजें डेमोक्रेटिक पार्टी के गिरने के पीछे बड़ी वजह रही है। डोनाल्ड ट्रंप की विक्ट्री के बाद से ही डेमोक्रेट्स हर फ्रंट पर स्ट्रगल कर रहे हैं। ममदानी की विक्ट्री के बाद अब उन्हें भी अगले साल मिड टर्म इलेक्शंस में एक उम्मीद दिख रही है कि शायद डोनाल्ड ट्रंप को चैलेंज किया जा सके, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में अगले साल उसे रोका जा सके। अमेरिका से बाहर भी पूरी दुनिया के लिए ममदानी की जीत एक वेकअप कॉल की तरह आया है। हां, पॉलिटिक्स सड़ा हुआ है, हां, सिस्टम को अमीरों ने खरीद के रखा है, लेकिन अगर कैंडिडेट अच्छा हो, अगर उसके कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे हो, अगर वो एक नया विजन दिखा पाए, मुद्दों पर एक कड़ा स्टैंड ले पाए, तो भाई बड़े से बड़ा खिलाड़ी उसे रोक नहीं सकता है। दुनिया में आज भी कैपिटलिज्म एक लौता सिस्टम है जो काम करता है, इस पर कोई डिबेट नहीं है। लेकिन उसी कैपिटलिज्म के अंदर सोशल वेलफेयर का भी कॉन्सेप्ट है, जहां इनकम इनइक्वालिटी को कम किया जा सकता है, अनइक्वल पावर स्ट्रक्चर्स को हटाया जा सकता है। जो कमजोर है, सरकार उनकी मदद कर सकती है। अगर न्यूयॉर्क जैसे शहर में लोग अमीरों के इस नेक्सस से तंग आकर एक डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट को वोट कर सकते हैं, तो सोचिए बाकी दुनिया को अब इंट्रोस्पेक्ट करने की जरूरत है कि पॉलिटिक्स वो कैसे चला रहे हैं, पॉलिटिकल लीडर्स क्या क्या कर सकते हैं। क्योंकि याद रखिए, इकोनॉमिक स्ट्रगल, सारे रेवोल्यूशन, सारे अपहीवल, सारे डिस्टर्बेंस की जड़ होती है। एक बार लोग अपनी आम जिंदगी से फ्रस्ट्रेट होना शुरू हो जाते हैं, उनको घर चलाने में दिक्कत आ जाती है, तो फिर आप कितना ही अस वर्सेस देम कर दो और खतरे में डाल दो, वो सुनने वाले नहीं है आपकी बात। देशभक्त पर हम ममदानी के जीत पर इसलिए खुश नहीं है क्योंकि उसका इंडिया कनेक्ट है, बल्कि इसलिए खुश हैं क्योंकि उसने एक नया पॉलिटिकल कैंपेन का फॉर्मूला दिखाया है दुनिया को। तमाम इंसल्ट झेले हैं, तब भी गटर लेवल पॉलिटिक्स नहीं खेला है, और दुनिया भर के यंग पॉलिटिशियंस को एक उम्मीद दी है कि भैया सच्चाई की जीत भी हो सकती है, राजनीति के गंदे दलदल में भी। Many thanks to Outskill for making this detailed episode possible. मैंने लिंक नीचे देके रखा है, Outskill का वीकेंड कोर्स है, अपने आप को अपस्किल करो with AI tools. Many thanks for watching. More episodes coming up.